हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अजय सर आप लोगों को इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर आज आप लोगों के सामने ले आ रहा हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लाइव क्लास अटेंड किया था। आज मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं, तो इसमें आपको देखना है जहां तक हम लोगों ने बात किया था। एक बार जल्दी से केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या बातें की हैं, जो लोग नहीं देखे हैं फर्स्ट लेक्चर में, तो एक बार जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा। छोटा लेक्चर था, बहुत ज्यादा कंटेंट उसमें हुआ नहीं है, एक बार जल्दी सुनिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी बच्चों, रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। रिएक्शन दो तरह के होते हैं, जिसमें हमने आपसे बोला था एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब बेटा फॉरवर्ड में भी जाए और बैकवर्ड में भी आए, उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते थे साहब, तो आपने कहा था इरिवर्सिबल मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में रिएक्शन यदि जा रही है तो उसे हम लोग कहते हैं सर जी क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन। हमने बताया कौन कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, कौन सी रिवर्सिबल हो सकती है, ये सब का एग्जांपल फर्स्ट लेक्चर में हुआ। हमने आपको बताया इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन केवल और केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में देखी जा सकती है। होता क्या है साहब, इसका भी डिस्कशन हो चुका है। हमने बताया कि कोई भी ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाता है, जिस पॉइंट पे उसी पॉइंट पे हम लोग कहते हैं कि उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुकी है। मतलब इक्विलिब्रियम आने के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाए तो समझ जाइए कि उस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुकी है बच्चों। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पे बात किया था, एक और डिफिनीशन होती थी कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। हमने आपसे बोला कि यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जिस समय कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट में कोई जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के बराबर हो सकता है कि वो अनइक्वल भी हैं, उस टाइम को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम आ चुकी है उस रिएक्शन में। ठीक है, तो दो डिफिनीशन है बच्चों, इस पे हमने ग्राफ के क्वेश्चन कराए थे। फिर हम लोग बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम कंडीशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। इक्विलिब्रियम कंडीशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं साहब, तो हम लोगों ने कहा था जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो मेजरेबल होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, सभी लोग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि इक्विलिब्रियम को कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है, इसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूं। तो मैंने बताया था आप लोग को, कैटलिस्ट जो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो अर्लियर शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि जो इक्विलिब्रियम देर में आने वाली थी रिएक्शन में, वो जल्दी आ जाती है। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई फर्क नहीं डालता, बस उसके टाइम ड्यूरेशन को घटा देता है बच्चों। हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम लोग बात करना शुरू कर दिए थे बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है उसी की। उससे पहले हमने आपसे बोला था कि आप लोग लॉ ऑफ मास सेक्शन देखिए। लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या होता था, तो आपने कहा था एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता था, मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, जैसे मोलरिटी होता है वैसे ही ये मोलर कंसंट्रेशन को। तो पिछली क्लास में हमने कहा, अच्छा बच्चों ये बताओ इक्विलिब्रियम कैसा प्रोसेस होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये डायनेमिक है या स्टैटिक प्रोसेस, तो इक्विलिब्रियम इज द डायनेमिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है, डायनेमिक प्रोसेस होता है बच्चों। आइए हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो हमेशा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपको कहा था, और उसका कोफिशिएंट भी मैंने दिखाया था बेटा, कि मान लीजिए ये है साहब, ये C प्लस डी है। ये रिएक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखिए। ये बैकवर्ड का है तो रेट ऑफ बैकवर्ड लिखिए। सपोज दैट इसका कोफिशिएंट M1 है, इसका कोफिशिएंट M2 है साहब, इसका N1 है, इसका N2 है। राइट, ये कोफिशिएंट है बैलेंस करने के लिए जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम आप लोग जानते हो, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा बच्चों, तुम ही लोग बताओ। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था बच्चों, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, जैसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट यदि लिखना चाहें
तो हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये सब बता चुका हूं इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं यहां पे। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा हमेशा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो बच्चों बताओ आप लोग, इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम कौन करेगा बच्चों? ए और बी। तो देखो साहब, और इसका कोफिशिएंट हमेशा इसके पावर में जाता है कंसंट्रेशन के, यही है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बच्चों हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिख दिया, ये हो गया। बच्चों रेट ऑफ बैकवर्ड की यदि बात किया जाए तो रेट ऑफ बैकवर्ड ये है, ये रिएक्शन इधर से इधर जा रही है, इसका मतलब बताओ आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रिएक्टेंट सी और डी होगा। मतलब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन होगा बच्चों? सी और डी। तो हम लोग वही बात करने चल रहे हैं कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर में लगा दोगे N1 और कंसंट्रेशन डी पावर में लगा दोगे N2 साहब, ये हो गया। तो इतनी बातें यदि आप जान रहे थे, फिर हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जैसा कि आप जानते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, तो ये है फॉरवर्ड और ये है बैकवर्ड। बच्चों कभी भी किसी रिएक्शन में यदि प्रोपोर्शनैलिटी लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट फैक्टर आएगा। तो मान लीजिए ये है RF रेट ऑफ फॉरवर्ड, यहां प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए मैंने KF ला दिया, दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या है बच्चों? पिछली क्लास में हो चुका है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब क्या आ जाएगा साहब? A के पावर में M1, B के पावर में M2, ये हो गया इक्वेशन सपोज दैट फर्स्ट। और इसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड को लिखोगे तो KB आ जाएगा, C के पावर में N1 और D के पावर में बच्चों हो जाएगा क्या? N2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, यदि आप इतना जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बोला जाता है, ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बोला जाता है फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दिखाने का तरीका होता है या तो हम लोग K से दिखाते हैं या K इक्विलिब्रियम। ठीक है, यदि हम लोग रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं तो K इक्विलिब्रियम जो होता है बच्चों वो Kc हो जाता है। यदि हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म में मेजर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? Kp हो जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में तो वो Kx हो जाता है। ये ज्यादा मिलेगा नहीं आपको, ज्यादातर आपको दिखेगा कौन साहब? Kc और Kp। ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड आप जानते हो कि बराबर होता है इक्विलिब्रियम पे। तो हम लोग आते हैं भाई, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आपके सामने मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखना, इधर देखो, जगह है इधर, हम लोग इधर देख सकते हैं बच्चों। देखिएगा यहां पे हम लोग बात कर सकते हैं, सर जी एट इक्विलिब्रियम क्या होता है साहब? तो आप कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये वैल्यू बराबर ये वैल्यू होगी कि नहीं? देखो तो KF इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, KF इंटू A पावर में M1, B पावर में M2 बराबर बच्चों क्या आएगा? जल्दी बताओ भाई। KB, वेरी गुड, KB पावर में C के N1, D के पावर में बच्चों क्या आ जाएगा? N2। और हम जानते हैं वी नो, क्या भाई क्या जानते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम K इज इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। ये रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो आप बताओ, ये और ये आपस में बराबर हैं, ये KB है बच्चों। तो KF अपॉन KB करूं, ध्यान से सुनना, KF अपॉन KB करूंगा तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा कि नहीं? अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या आएगा? तुम ही लोग बताओ बच्चों। जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या? ऊपर मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, C के पावर में बच्चों N1, D के पावर में N2, और नीचे हो जाएगा बेटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया साहब, क्लियर है? अब ध्यान देना, तो हम लोग कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो रेशियो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कहना सही नहीं है। आप कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है सर जी, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रेशियो पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए फिर से, तो ये क्या है बच्चों? तो आप कहोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या भाई? कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन लिखते हैं, प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई भाई लोग क्या है यहां पे? जल्दी बताओ तो,
रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो बच्चों ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कौन सा है, इनिशियल, या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कौन सा है, इनिशियल नहीं है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला है। कौन सा है बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। मतलब यहां जो कंसंट्रेशन लेंगे वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो होगा प्रोडक्ट का, और यहां भी रिएक्टेंट का जो रखेंगे वो कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं कि इनिशियल वाला कंसंट्रेशन तुम यहां पुटअप करके निकालोगे, गलत हो जाएगा बच्चों। क्लियर। अब देखिए इसी पॉइंट में हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। इस पॉइंट को यदि आपने नोट कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आइए देखते हैं। चलो भाई, तो आप जैसे ही देखोगे सर जी, हम लोग बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे आपने देख ही लिया कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कौन सा साहब, इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कौन सा सर जी, इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला। दोनों को डिवाइड करके निकालोगे, जो आएगा वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं साहब। अब देखिए हमने पहले ही आपसे बोल दिया, इफ amount of reactant and product taken in term of concentration, किसके टर्म में बच्चों, कंसंट्रेशन के टर्म में लिया जाएगा। सो के इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाएगा, केसी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चों, केसी। पहला पॉइंट। यदि बालक हम लोग कहेंगे इफ पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिया जाए, पार्शियल प्रेशर आर टेकन ऑफ किसका बच्चों, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन केपी के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, केपी हो जाएगा साहब। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में बिठा लो कि केपी कब लगाएंगे, केसी कब लगाएंगे, राइट। तो यहां फिलहाल हम लोग क्या लिए हैं बच्चों, बताओ, कंसंट्रेशन। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ, केसी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, केसी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया गया है, हम लोग पार्शियल प्रेशर नहीं लिए हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। तो हम इसी फॉर्मूले को के इक्विलिब्रियम ना लिख के केसी बराबर लिखेंगे बच्चों। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर में n1, कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर में n2 डिवाइडेड बाई बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर में m1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर में m2। ये आ गया आपका रिलेशन। तो हर क्वेश्चन में आपको इतना कुछ लिखना नहीं है, बात को समझिए। आपको सीधे ये ध्यान रखना है कि कोई भी रिएक्शन आपको दी जाए बच्चों, उसका इक्विलिब्रियम, अभी मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं आपको, मैं कुछ क्वेश्चन आपको बोल दे रहा हूं कि आप उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं, जल्दी करिए। देखो बच्चों, तो आपके सामने हमने दिया है राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके सामने रिएक्शन दी हुई है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है बच्चों, एक हम लोग बेसिक लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे बच्चों। ठीक है, सभी को सिखाना है, जल्दी हो जाएगा। आता है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को। अब देखो बच्चों, मैंने कहा कि ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो साहब क्या हमने बताया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां यदि हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे तो केसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, केसी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि हम लोग लिखते हैं बच्चों, तो आप बताओ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है भाई, अमोनिया। अमोनिया यदि प्रोडक्ट है तो साहब इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, तो पावर में 2 लगा देंगे, डिवाइडेड बाई सर जी कंसंट्रेशन किसका भाई, 2 रिएक्टेंट है तो दोनों के कंसंट्रेशन को लिखना होगा। तो कौन कौन है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पावर में कितना लगाओगे साहब, कोफिशिएंट देख लो सबका, हाइड्रोजन का 3 है तो पावर में 3। ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाए केसी सर जी। तो ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड में जाएगा ऊपर, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे सर जी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो लिख सकते हैं PCl3 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cl2 का कंसंट्रेशन, और सॉरी PCl3 का कंसंट्रेशन इनटू Cl2 और डिवाइडेड बाई PCl5 का। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्ट ऊपर जाएगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे। नेक्स्ट केसी मैच करा लीजिएगा, आप सही कर रहे हैं कि नहीं। देखो बच्चों, यहां 2 कोफिशिएंट है, 2 है, तो यहां क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई
सॉरी पावर में 2 हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 नीचे हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट इक्वेशन भी कर सकते हैं। कितना है बच्चों कोफिशिएंट प्रोडक्ट का 2, तो SO3 पावर में 2 चला जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाई SO2 पावर में 2 और O2 हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। यदि प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा बेटा, पीछे जो हमने एक्सप्लेन किया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों, तो आपने अपने सामने देख लिया। इसको जल्दी से नोट करिए। देखो बच्चों, यदि तुम कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे तो तुमने देखा केसी केसी कैसे हम लोग दिखा रहे थे बच्चों। अब हम बात करेंगे केपी के लिए। किसके लिए बच्चों? केपी। तो जैसे आपके सामने मैं लिख दूं एक इक्वेशन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, जैसा हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इसमें सपोज दैट कोफिशिएंट बेटा M1 है, इसका कोफिशिएंट M2 है, इसका N1 है और इसका N2 है, राइट। अब इसका मैं केपी लिख रहा हूं, केसी नहीं केपी। ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चों। तो नियम सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक ही होगा जो आप करते आए हैं, क्या? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। लेकिन बच्चों केपी होगा तो प्रोडक्ट का यहां कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? यहां लिखेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या बच्चों? पार्शियल प्रेशर। एक नया टर्म आया है पार्शियल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन में यदि हम आपको अलग से बता दे रहे हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, फिलहाल सुन लीजिए। देखो बच्चों, तो यहां लिखेंगे पी से दिखा रहे हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर आप ए का होल पावर M1, भाई जो कोफिशिएंट होगा इनके पावर में जाएगा, यही कंसंट्रेशन होता है तो कंसंट्रेशन ए पावर में M1 करते, इनटू बच्चों पार्शियल, सॉरी ए नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट लेंगे ना नीचे, यहां प्रोडक्ट लेंगे ऊपर साइड में, ये हो जाएगा M1 और बच्चों यहां क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर में N2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर में M1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर में M2। बच्चों ये हो गया तरीका लिखने का। लेकिन समस्या कुछ स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा, ये पार्शियल प्रेशर क्या? क्योंकि आप लोग कंसंट्रेशन समझ गए थे, क्योंकि मैंने मास सेक्शन बताया या एक्टिव मास बताया, तो उससे आपको कंसंट्रेशन समझ में आ गया। कभी भी कंसंट्रेशन निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा पार्शियल प्रेशर क्या होता है एक बार इसको भी देख लो। पार्शियल प्रेशर यहीं पे मैं समझा दे रहा हूं, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है बच्चों, जिसको हम लोग पी से दिखा रहे हैं, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। देखो बच्चों, पार्शियल प्रेशर बराबर होता है जिस भी गैस का तुम पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो उसका मोल फ्रैक्शन। ये क्या है बच्चों? मोल फ्रैक्शन। यहां पे मैं लिख दूं सेंटेंस, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, इंटू टोटल प्रेशर। ये आ जाएगा आपका किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों आपसे पूछा जाए पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। फिर एक नया टर्म आया, ये मोल फ्रैक्शन क्या है? टोटल प्रेशर तो चलो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कर लेंगे, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन क्या है? ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन को ऐसे काई से दिखाते हैं लेकिन हम लोग एक्स से लिख देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है जिसका भी मोल निकालना हो। जैसे मान लो कोई कंटेनर है बेटा, एक कंटेनर में दो लोग हैं, ए और बी हैं। मान लो इसका N1 मोल है और इसका N2 मोल है। आपसे पूछा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन बताओ, तो अभी मैं बता, फार्मूला क्या होता है ध्यान देना। मोल फ्रैक्शन का सभी लोग फार्मूला ध्यान देंगे बच्चों। मोल फ्रैक्शन बराबर होता है जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल डिवाइडेड बाई सबका मोल। तो भाई यदि मतलब उसका मोल जिसका निकालना है, मैं लिख रहा हूं अपने तरीके से, उसका मोल साहब डिवाइडेड बाई सबका मोल। सबका मतलब उस बर्तन में जितने लोग हैं सबका मोल। चलो भैया इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हर जगह हम लोग, क्या? जिसका भी पूछेगा, मतलब मान लो इस क्वेश्चन में पूछे कि दो लोग हैं ए और बी, ए का N1 मोल है, बी का N2 मोल है, बताओ मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा, बी का क्या होगा? क्लियर है? तो कैसे निकालोगे बच्चों? जैसे ए का यदि तुम निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे ए का तुम निकाल रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपने ऐसे लिख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालोगे तो बेटा इस फार्मूले का यूज करो भाई। क्या आएगा बताओ? मोल फ्रैक्शन ए इज इक्वल टू आएगा क्या? मोल ऑफ ए, उसका मोल मतलब जिसका निकाल रहे हो। तो ए का कितना मोल है इस बर्तन में बताओ? N1 डिवाइडेड बाई टोटल मोल N1 प्लस N2। क्लियर हो गया पूरा, राइट ना? नेक्स्ट
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यदि निकालना हो तो ऐसे ही चेक करिए बेटा, क्या हो जाएगा, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ये हो जाएगा। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन समझ में आया कि नहीं? मोल फ्रैक्शन कभी भी निकालना हो तो उसका मोल डिवाइडेड बाई सबका मोल, ऐसे ही क्वेश्चन में करिएगा। क्लियर बच्चों? याद रहेगा पक्का, इसको नोट करिए। देखो बच्चों, तो तुम लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकालना सीखा है, तो बेटा जो फार्मूला मोल फ्रैक्शन का बताएं, हो सकता है कि तुमको क्वेश्चन में बेटा मोल भी निकालना हो, तो मोल निकालने के लिए मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे आप लोग, क्या, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मतलब जिसका भी मोल निकालना होता है उसका गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या वॉल्यूम दिया होगा तो 22.4 लीटर से डिवाइड करके मोल निकालते हैं। मोल निकालने के बाद जितने लोग हैं सबका मोल सम कर दीजिए, टोटल मोल आ गया। मोल फ्रैक्शन फिर बारी बारी से निकाल सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन निकाल के फिर तुम क्या कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। बच्चों क्लियर है? थोड़ा सा स्टेप ज्यादा होगा, लेकिन आप चाहेंगे तो इस चीज को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो तैयार है बच्चों? चलिए देखते हैं। अब जो आपकी अगली हेडिंग है उसका नाम है रिलेशन बिटवीन किसके भाई, केपी एंड केसी, केपी एंड केसी। ठीक है बच्चों, केपी एंड केसी। बच्चों ये बताओ, एक ही रिएक्शन के लिए आप केसी भी लिख सकते हो, एक ही रिएक्शन के लिए आप केपी भी लिख सकते हो, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, आइए देखते हैं। तो मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, मैं सीधे पॉइंट पे आ रहा हूं बच्चों, क्योंकि डराइव करने का कोई मतलब नहीं है, बस का जो टर्म है वहां पे हम लोग आते हैं। देखो बच्चों, तो Kp इज इक्वल टू होता है, जो डेराइव करके निकाला जाता है फॉर्मूला बेटा, Kp इज इक्वल टू KC RT के पावर में डेल्टा NG। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये Kp जानते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है गैसियस रिएक्शन के लिए। ये क्या है बेटा, कंसंट्रेशन लिया जाएगा तब का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये RT क्या है, दिस इज द गैस कांस्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुटअप किया जाएगा। और डेल्टा एन को समझिएगा, यहां जो डेल्टा एन जी बोले तो गैसियस रिएक्शन, फॉर गैस के लिए, तो बराबर होता है बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, या गैसियस प्रोडक्ट लिखिए ज्यादा अच्छा होगा, गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, क्या आपने देखा सर जी, आपने देखा कि जितना मोल गैसियस प्रोडक्ट का होगा, मोल ऑफ गैस हमेशा गैस के लेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि डेल्टा एनजी निकालने के लिए आप लोग, जैसे कोई सबस्टेंस सॉलिड में है तो उसके मोल को मत लीजिएगा, भले वो 4 मोल हो 5 मोल हो चलेगा, लेकिन आपको किसका कोफिशिएंट लेना है बेटा, केवल। ठीक है, तो आइए फॉर एग्जाम्पल, अच्छा बच्चों यदि तुम लोग इस बात से एग्री हो तो मैं यही पे ये रिएक्शन हटा इसलिए नहीं रहा हूं कि अभी इसी के बारे में मुझे बताना है। अच्छा, नोट करके एक पॉइंट ध्यान देने की कोशिश करना, जैसे, अच्छा बच्चों तुम लोग बताओ कि इस डेल्टा एन की वैल्यू पे ये लोग का रिलेशन थोड़ा बनाते हैं। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, आओ भाई, चलो। देखो बच्चों, केपी है। अच्छा, केस नंबर 1, मान लीजिए कि कोई ऐसा रिएक्शन मिल जाए कि डेल्टा एनजी, मतलब प्रोडक्ट का मोल और रिएक्टेंट का मोल बराबर होगा, तो डेल्टा एनजी क्या आ जाएगा बच्चों, 0। और जब डेल्टा एनजी 0 आ जाएगा तो आप बता सकते हैं कि इस केस में क्या होगा, यहां पे डेल्टा एनजी 0 रखिए, जब यहां 0 पुटअप करोगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1। किसी के पावर में 0 होता है तो वैल्यू हो जाती है 1। बोलो भाई 1। तो अब क्या आएगा बच्चों बताओ, Kp इज इक्वल टू Kc, राइट। मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन तुमको दिख जाए जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो, तो बच्चों समझ जाना कि उसमें जो केपी की वैल्यू होगी वही केसी की होगी, सिर्फ यूनिट चेंज करने की जरूरत है। आइए देखते हैं, या हम लोग बात भी करेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट बताओ तुम ही लोग। अब भाई 0 तो कर ही चुके हो, अब अगला पॉइंट क्या बताओगे, इफ डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो, मतलब वो प्लस में जा रही है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो यदि इससे ज्यादा होगी तो तुम लोग बताओ यहां पे,
बेटा ये प्लस में है, वैल्यू किस में है, प्लस में। तो यहां जब वैल्यू प्लस में होगी तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, ये वैल्यू बड़ी आएगी, तो ये वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, सॉरी राइट हैंड साइड बड़ा आ जाएगा। अरे भाई ये प्लस में होगा तो ये वैल्यू बड़ी आएगी बेटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केपी ज्यादा आएगा ना। अरे यार ऐसे सोचो, मान लो केसी तो बेटा फिक्स है 2 है, अब ये यदि ज्यादा आएगा तो ज्यादा से मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो केपी बड़ा आएगा, आएगा कि नहीं। तो हम लोग कहेंगे इस केस में सर जी केपी इज ग्रेटर देन केसी, केपी इज ग्रेटर देन केसी, राइट। तीसरा पॉइंट, इफ डेल्टा एन जी जो है साहब वो लेस देन 0 हो जाए, मतलब निगेटिव में जा रहा है। अबे निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब पावर में निगेटिव है, तो ये फैक्टर नीचे आ जाएगा, और मतलब इसको डिवाइड करोगे, और डिवाइड करोगे तो जब भी जितना भी केसी की वैल्यू होगी उससे कम ही केपी आएगा। फिर से सुनो, जब ये पावर में निगेटिव में जाएगा तो बेटा ये पूरा फैक्टर नीचे आ जाएगा आरटी, और आरटी नीचे आ जाएगा तो आरटी की वैल्यू को वैल्यू से डिवाइड करोगे केसी को, तो जब भी आएगा ये केपी केसी से छोटा आएगा, क्योंकि डिवाइड करने के बाद आ रहा है। तो यहां पे क्या लिखोगे भाई, केपी इज लेस देन केसी। अरे ये भाई याद करने का तरीका सीखना चाहते हो, देखो भैया इधर बताओ, जो सिंबल यहां है वही सिंबल यहां पुटअप करना, जो सिंबल यहां है वही सिंबल यहां पुटअप करना। क्लियर है बच्चों, बता दोगे ना भाई, देखो भाई देखो ना, कर लोगे। तो याद रखना जैसा डेल्टा एनजी में सिंबल लगाओगे, मतलब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये चीज कर ही सकते हो। आओ अब आपके सामने मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लिया तो अगला पॉइंट देखो। अब इसमें 4 रिएक्शन दिए हुए हैं, चारों रिएक्शन के लिए तुम्हें लिखना है रिलेशन ऑफ केपी एंड केसी फॉर दिस रिएक्शन। लिखिए क्वेश्चन, राइट द, क्वेश्चन लिखिएगा, राइट द रिलेशन ऑफ केपी एंड केसी, राइट द रिलेशन ऑफ केपी एंड केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। लिखिए बच्चों, केपी और केसी का रिलेशन लिखना है फॉलोइंग रिएक्शन के लिए। क्या आप लिख पाएंगे, जल्दी करिएगा। चलिए एक एक डिस्कशन करते हैं भाई। चलो भाई देखो, इसके लिए निकालो पहले, सबसे पहला काम बच्चों, डेल्टा एनजी नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले इसका डेल्टा एनजी निकालो। प्रोडक्ट का कितना मोल है भाई, कोफिशिएंट को देख के मोल डिसाइड करेंगे। ये गैसियस है तो गैसियस है तो 2 मोल है, इधर ये भी गैसियस है ये भी गैसियस है, तो दोनों के मोल को लोगे तो बेटा डेल्टा एनजी निकालोगे इस रिएक्शन के लिए, तो भैया 2 माइनस 3 मोल इस गैस का, 1 मोल इस गैस का, मतलब 4 मोल, तो माइनस आएगा 2। यदि ये माइनस में आ रहा है बेटा मतलब लेस देन 0 है, और यदि वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि कौन क्या होगा, बताओ साहब बताओ क्या होगा। एक तो कह दोगे इसमें केपी लेस देन होगा केसी, लेकिन बच्चों मैं आपसे पूछूं यहां रिलेशन थोड़ा बनाओ, जैसे केपी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, केसी है। अब ध्यान से दोनों इसी तरह से ऑप्शन वो गड़बड़ कर देते हैं, आरटी है, पावर में कितना आ गया बच्चों -2, तो अब क्या लिख सकते हो तुम लोग इसी को मॉडिफाई करके केसी अपॉन आरटी का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। या एग्जामिनर तुमसे ऐसे भी लिख के पूछेगा केसी बराबर केपी इंटू क्या हो गया बच्चों, ये आरटी का होल स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। बोलो बोलो भाई, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपको कह देगा कि कौन से रिएक्शन में ये रिलेशन पाया जाएगा, तो तुम कैसे पकड़ोगे बच्चों, डेल्टा एन निकालोगे। क्या निकालोगे, डेल्टा एन। ऐसे यहां भी डेल्टा एन पुटअप करिए, यहां भी आपसे पूछेगा कि वो इन चारों में वो कौन सी रिएक्शन है, इन चारों में वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें ऐसा रिलेशन पाया जा रहा है। तो बेटा कैसे पता करोगे, डेल्टा एन की वैल्यू से। और डेल्टा एन की वैल्यू हमेशा निकालने का तरीका सीख लो बच्चों, क्या है बोलो भाई, प्रोडक्ट गैसियस जो प्रोडक्ट होते हैं उनका मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल कर दोगे, आ जाएगा। इसको करो तो कुछ और क्वेश्चन करा रहे हैं, नोट करो।